नमस्कार साथियों, मैं शिवा ठाकुर आप सभी का शिवा मेमोरियल प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है भारत के भू आकृतिक प्रदेश, तो ये पिछली 2 क्लासों से हम कवर करते आ रहे हैं। तो आज हमें इसकी तीसरी क्लास पढ़नी है। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और रिलेशनशिप में जो भी है उनके साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे उनके पास भी जियोग्राफी का नॉलेज पहुंच सके। तो चलिए, हमें जो जो टॉपिक पढ़ लिए उनके बारे में चर्चा करते हैं और जो टॉपिक आज पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम भारत के भू आकृतिक प्रदेश का पाठ्यक्रम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। तो इसके सिलेबस में पिछली क्लास में क्या देखा था, 2 क्लासों में हमने पढ़ा है कि भारत का सामान्य जानकारी, मतलब कि भारत का जो भू आकृतिक प्रदेश है उसकी सामान्य जानकारी जानी। उसके बाद हमने हिमालय तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। इसके बारे में हमने हिमालय का भू आकृतिक विभाजन या कहें उत्तर से दक्षिण की ओर जो विभाजन था उसको कवर कर लिया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है कौन सा, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। कौन सा पढ़ना है आज हमें, प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन की आज हमें बात करनी है जो पश्चिम से पूर्व की ओर है। तो इसमें कौन कौन से हमें वर्णन करना है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो प्रादेशिक विभाजन में क्या पढ़ना है तो इसके बारे में जानेंगे हम, ठीक है। तो प्रादेशिक विभाजन में हमें हिमालय को 4 भागों में बांटकर पढ़ना है। तो पहला भाग कौन सा है, तो इसका पहला भाग है कश्मीर हिमालय, या इसी को बोलते हैं पंजाब हिमालय, ठीक है, कश्मीर हिमालय। दूसरा भाग कौन सा है, तो इसका दूसरा भाग है कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, तो इसके बाद हमें पढ़ना है नेपाल हिमालय। और सबसे अंत में हम बात करेंगे असम हिमालय। तो दोस्तों कुछ चीज़ें हम इसकी शॉर्ट जान लेते हैं जो हमें महत्वपूर्ण है और इनको हम कवर कर लेंगे। तो जो कश्मीर हिमालय है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो जो कश्मीर हिमालय है ये सिंधु नदी से, कहाँ से, सिंधु से सतलज नदी तक, कहाँ तक, सतलज नदी तक। कितने किलोमीटर में, तो ये 560 किलोमीटर में है। कितने में, 560 किलोमीटर में सिंधु से सतलज। इसके बाद जो कुमायूं हिमालय है ये सतलज से तीस्ता नदी तक, कहाँ से, सतलज से तीस्ता नदी तक, और कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो इसकी जो लंबाई है ये थोड़ा कम है, 320 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखनी है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हमें नेपाल हिमालय की बात करनी है। तो नेपाल हिमालय कहाँ से कहाँ तक, तो ये काली नदी से तीस्ता नदी तक, कहाँ तक, तीस्ता। सॉरी दोस्तों, जो एक मिस्टेक हो गई है, जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, सतलज नदी से काली नदी तक, कहाँ तक, काली नदी तक। और जो हमारा नेपाल हिमालय है वो काली नदी से तीस्ता नदी तक कितने किलोमीटर में फैला है दोस्तों, बताइए दोस्तों कितने किलोमीटर फैला है, 800 किलोमीटर। कितने में, 800 किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो असम हिमालय है वो तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, कहाँ तक, ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक। और जो इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर है। तो सबसे छोटा हिमालय कौन सा है, कुमायूं हिमालय, और सबसे ज़्यादा लंबाई में नेपाल हिमालय फैला हुआ है। तो कुछ इस तरीके से हमने चारों हिमालय की स्थिति को जान लिया है। क्या जाना अभी तक हमने, चारों हिमालय की स्थिति को जाना। तो इस टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, इनके विस्तार के बारे में जानना है। तो चलिए विस्तार के बारे में जानते हैं। तो हम इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं।
सबसे पहले में कश्मीर, तो जो कश्मीर हिमालय उसके नीचे क्या है, क्या जल्दी होता है, कुमायूं हिमालय, उसके बाद नेपाल हिमालय, फिर हमें क्या देखना है, असम हिमालय। इस तरीके से हमें ये 4 टॉपिक क्लियर करना है। तो जो कश्मीर हिमालय का विस्तार है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो जो कश्मीर हिमालय है इसका विस्तार दोस्तों हिमाचल प्रदेश और कहाँ देखने को मिलता है, जम्मू कश्मीर। तो तो ये 2 जगह पर पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय का विस्तार देखने के लिए मिलता है। इसके बाद दोस्तों जो कुमायूं हिमालय है, तो कुमायूं हिमालय का विस्तार कहाँ पर है, तो कुमायूं हिमालय का विस्तार दोस्तों मुख्य रूप से उत्तराखंड, कहाँ पर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कहाँ पर देखने को मिलता है, बताइए दोस्तों। तो ये मुख्य रूप से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। अब जो दोस्तों नेपाल हिमालय है, तो नेपाल हिमालय का विस्तार कहाँ पर है, तो नेपाल हिमालय का विस्तार मुख्य रूप से दोस्तों सिक्किम, पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिलता है। और जो असम हिमालय है इसका विस्तार दोस्तों असम, अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रकार से हमने 4 हिमालय को बांट लिया। तो ये हमने क्या किया, विस्तार के बारे में जाना। अब हमें इन 4 हिमालय के कुछ और तथ्य भी जानने हैं, कुछ खास तथ्य इनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर हिमालय की। तो कश्मीर हिमालय को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जो कश्मीर हिमालय है इस भाग में क्या क्या आता है, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियाँ आती हैं। ये सभी श्रेणियाँ कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती हैं। और यहाँ पर कुछ दर्रे भी हैं, तो दर्रे भी जान लेते हैं। वो कौन कौन से दर्रे हैं जो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं, तो एक जोजिला दर्रा आता है, कौन सा, जोजिला दर्रा, दूसरा पीर पंजाल दर्रा और एक काराकोरम दर्रा, कोरम दर्रा। तो ये सभी दर्रे कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ हिमनद भी हैं, तो हिमनद भी जान लेते हैं। तो हिमनद कौन कौन से हैं, तो हिमनद देखें तो हिमनद यहाँ पर सियाचिन, दूसरा कौन सा है, बाल्टोरा, तीसरा व्याफो, ये कुछ हिमनद देखने के लिए हमें मिलते हैं। एक और मिलता है हमें दोस्तों हिस्पर। ये 4 हिमनद हमें कश्मीर हिमालय के अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं। और हमें क्या मिलता है दोस्तों, कुछ घाटियाँ भी हैं। घाटियाँ कौन कौन सी घाटियाँ हैं, तो घाटियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। एक तो हमें कश्मीर घाटी देखने के लिए मिलती है और दूसरी पठानकोट। तो जो पठानकोट है वो एक घाटी के अंतर्गत वाला एरिया है। तो ये सभी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों और यदि हम डिस्कस करें दोस्तों, तो हमें यहाँ पर दोस्तों मिलते हैं घास के मैदान। तो घास के मैदान हमें कौन कौन से देखने के लिए मिल जाते हैं, बताइए दोस्तों। तो जो घास के मैदान है हमें यहाँ पर मिलते हैं जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो गुलमर्ग और सोनमर्ग ये हमें घास के मैदान जम्मू कश्मीर में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों तीर्थ स्थान है, कुछ तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं, तो हमें यहाँ पर तीर्थ स्थान के रूप में वैष्णो देवी,
और क्या मिलता है, अमरनाथ गुफा। तो ये कुछ तीर्थ स्थान है जो हमें पंजाब हिमालय के अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं। तो इतना सब हमें पंजाब हिमालय के बारे में ध्यान रखना है। तो क्या क्या ध्यान रखना है, पंजाब हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणियाँ आती हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जोजिला, पीर पंजाल, काराकोरम दर्रे हैं। हिमनद कौन से हैं, सियाचिन, पाल्टोरा, व्याफू, हिस्पर, ये सभी हिमनद हैं। कुछ घाटियाँ भी हैं। तो घाटियाँ कौन सी हैं, कश्मीर घाटी और पठानकोट घाटी, तो ये सभी घाटियाँ हैं। इसके अलावा दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ घास के मैदान देखने के मिलते हैं जो जम्मू कश्मीर में है। एक गुलमर्ग और दूसरा सोनमर्ग। कुछ तीर्थ स्थान भी है जैसे वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा, ये सभी दोस्तों कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों एक तत्व और है जो कश्मीर हिमालय है। कश्मीर हिमालय करेवा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, करेवा। तो दोस्तों जो करेवा है, करेवा क्या है, एक मिट्टी है जो कश्मीर में पाई जाती है। एक चिकनी मिट्टी है जो कश्मीर में पाई जाती है, ठीक है। तो जो चिकनी मिट्टी के लिए क्या है, कश्मीर हिमालय प्रसिद्ध है। ये सभी बातें आपको कश्मीर हिमालय के बारे में ध्यान रखनी है। तो ये हमारा था कश्मीर हिमालय और इसको हमने क्लियर कर लिया। अब हमें बात करनी है कुमायूं हिमालय की। तो हेडिंग डालो दोस्तों, कुमायूं हिमालय, ठीक है। तो कुमायूं हिमालय के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सतलज नदी, कहाँ से, सतलज से लेके कहाँ तक, काली नदी तक, कितने किलोमीटर में, 320 किलोमीटर में विस्तृत है। कितने किलोमीटर में, 320 किलोमीटर में विस्तृत है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना है, जो कुमायूं हिमालय का पश्चिमी भाग है वो गढ़वाल कहलाता है और पूर्वी भाग कुमायूं कहलाता है। तो इसकी कुछ चोटियाँ भी हैं, तो चोटियाँ पहले डिस्कस कर लेते हैं। चोटियाँ कौन कौन सी हैं, तो चोटियाँ हमें देखने को मिलती हैं, एक तो मिलती है नंदा देवी, केदारनाथ, और तीसरा मिलती है बद्रीनाथ। तो ये चोटियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं कुमायूं हिमालय के अंतर्गत। अब कुछ नदियाँ हैं जिनका उद्गम यहीं से होता है। तो कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो यहाँ से गंगा व यमुना का उद्गम होता है। कौन कौन सी नदियों का, गंगा और यमुना का उद्गम होता है। इसके अलावा क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर कुछ दर्रे भी हैं, दर्रे। तो दर्रे के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जो हिमाचल प्रदेश में दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं, सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, और हमें यहाँ पर रोहतांग दर्रा देखने के लिए मिलता है। कौन सा, रोहतांग दर्रा। और जो उत्तराखंड में है, उत्तराखंड यूके में है, माना दर्रा, नीति दर्रा, और तीसरा कौन सा है, लिपू लेक दर्रा। तो हमें कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कुछ दर्रे देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश में सिपकीला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा, और उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपू लेक दर्रा। तो ये दर्रे हमें ध्यान रखने हैं। ये सब क्या था, कुमायूं हिमालय। अब कुमायूं हिमालय के अंतर्गत कुछ और है, जैसे जो नदियाँ हैं, तो गंगा कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और जो यमुना है वो यमुना कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से। तो कुछ ग्लेशियर भी हैं, गंगोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा कुछ हिल स्टेशन भी है, तो हिल स्टेशन के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। हिल स्टेशन कौन कौन से हैं, हिल स्टेशन बताइए दोस्तों। तो हिल स्टेशन की बात करें
तो यहाँ पर धर्मशाला, मसूरी, मनाली, ये कुछ हिल स्टेशन देखने के लिए मिलते हैं। और एक शिमला भी, तो शिमला भी लिख लेना, ऐड कर देते हैं, चलो रहने दो। तो कुछ यहाँ पर झीलें भी हैं। तो कौन कौन सी झीलें हैं तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक तो नैनीताल है, दूसरी भूमिताल, और एक और है सात ताल। तो ये सात ताल, तो ये कुछ झीलें भी हैं, नैनीताल, भूमिताल, सात ताल। तो ये सभी बातें आपको कुमाऊं हिमालय के बारे में ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमारा कुमाऊं हिमालय भी कंप्लीट हो गया। देख सकते हो दोस्तों, सतलज नदी से काली नदी तक फैला हुआ है, 320 किलोमीटर में इसकी स्थिति हो गई। यहाँ पर कुछ चोटियाँ हैं जैसे नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ। नदियाँ कौन सी हैं? गंगा व यमुना। इनका उद्गम गंगा का उद्गम होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, और यमुना का यमुनोत्री ग्लेशियर से। यहाँ पर कुछ दर्रे हैं जो हिमाचल प्रदेश में देखें तो सिपकीरा दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, रोहतांग दर्रा। और उत्तराखंड में देखें तो मानानीति और लिपुलेख दर्रा। तो जो मानानीति दर्रा है ये तिब्बत से मिलते हैं, और इनसे क्या होता है, इनसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है। इतनी बातें हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद हमने देखा कुछ यहाँ पे हिल स्टेशन है, जैसे धर्मशाला, मसूरी और मनाली और शिमला। तो ये 4 हिल स्टेशन है जो एक पर्यटक या कहें पर्यटन स्थल है। झीलें कौन सी हैं? नैनीताल, भूमिताल, सात ताल। तो ये कुछ झीलें भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हमें बात करनी है दोस्तों नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय को हम सिक्किम हिमालय भी बोलते हैं। पहली बात ध्यान कंफर्म कर लीजिए दोस्तों, आप भी नेपाल हिमालय, सिक्किम हिमालय, और एक चीज़ और बोलते हैं इसको, बताइए दोस्तों कौन सा हिमालय बोलते हैं? दार्जिलिंग हिमालय। कौन सा हिमालय? दार्जिलिंग हिमालय। तो ये कुछ नाम दिए गए हैं नेपाल हिमालय के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि ये काली नदी से लेकर कहाँ तक फैला है? ये काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक 800 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ कौन कौन सी हैं? सर्वोच्च चोटियाँ, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों माउंट एवरेस्ट। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? मैंने आपको बताया था 8,850 मीटर, ठीक है। इसके अलावा क्या? कंचनजंगा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट मकालू। तो ये सभी चोटियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। अन्नपूर्णा भी यहाँ पर एक चोटी देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ की जो प्रमुख नदी है कौन सी है? तो यहाँ की जो प्रमुख नदी है दोस्तों वो है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। यहाँ पर कुछ दर्रे भी हैं, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। तो ये 2 दर्रे भी देखने के लिए मिलते हैं, और ये सिक्किम से तिब्बत के लिए बने हुए हैं। नाथुला दर्रा से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, और जो जेलेपला दर्रा था ये चीन से या कहें तिब्बत से व्यापार के लिए था। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ और चीज़ों की। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों असम हिमालय की। इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो असम की बात करें तो ये तीस्ता के नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक कितने 720 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। कितना में? 720 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। इसकी जो चोटियाँ हैं, चोटियाँ कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों चोटियों की बात करें, चोटियों में नामचा बरवा। कौन सा? नामचा बरवा एक पर्वत है। कुल्लू और कांगड़ा, ये सब आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब नदियाँ कौन सी हैं? तो नदियों की बात कर लेते हैं। यदि नदियों की बात करें दोस्तों तो यहाँ ब्रह्मपुत्र, दिहांग, लोहित नदियाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं, और साथ में दिबांग नदी भी।
तो ये सभी नदियाँ आपको देखने के लिए मिलती हैं। तो ये असम हिमालय के बारे में था। इस तरीके से हमने हिमालय का सब कुछ जान लिया है। अब हमें बात करनी है हिमालय का महत्व। तो हिमालय का महत्व भी देख ले लेते हैं दोस्तों। जो हिमालय का महत्व है ये मैंने टॉपिक में ऐड नहीं किया, तो आप थोड़ा इस पे नज़र डाल लीजिए और इसको कवर भी कर लेना। तो हिमालय का क्या महत्व है दोस्तों, आप बताइए दोस्तों, हिमालय का क्या महत्व है। हिमालय पे मैंने क्या क्या आपको पढ़ाया। तो मैंने आपको बताया था कि हिमालय पे क्या 1700 से अधिक औषधियाँ पाई जाती हैं। तो पहला क्या हो गया, औषधियों की उपलब्धता। औषधियों की उपलब्धता, तो हमें औषधियों की उपलब्धता देखने के लिए मिलती है। और जो हिमालय है, हिमालय पे मैंने आपको बताया था कुछ धार्मिक स्थल हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, ये सभी आपको देखने के लिए मिलते हैं। कैलाश मानसरोवर। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे मसूरी, मनाली, शिमला, लद्दाख। तो ये हमें क्या मिलते हैं, पर्यटन और धार्मिक स्थल। पर्यटन व धार्मिक स्थल। इसके अलावा और क्या देखने के लिए मिलता है दोस्तों, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यह जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ पर एक जैव विविधता पाई जाती है जो आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर क्या मिलती है, जैव विविधता से संपन्न क्षेत्र देखने के लिए आपको मिल जाता है। और क्या देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अनेक प्रकार की वनस्पति व पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं। क्या मिलते हैं, अनेक प्रकार की वनस्पति व पेड़ पौधे। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़े बड़े वृक्ष व वनस्पतियाँ हमें देखने के लिए मिलती हैं। और क्या हम बता सकते हैं इनके बारे में, तो यहाँ पर कुछ खनिज भी हैं। खनिज कौन कौन से देखने के मिलते हैं, तो खनिज की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मुख्य खनिज है चूना, पत्थर और रॉक सॉल्ट भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर स्लेट भी देखने के लिए मिलती है। तो ये कुछ खनिज आप ध्यान रख सकते हो। और इस तरीके से यदि 5 नंबर का क्वेश्चन हिमालय पर आता है तो आप लिख सकते हो दोस्तों। और इस तरीके से दोस्तों हमने एक भाग हिमालय का कंप्लीट कर लिया है। अभी तक हमने क्या क्या जाना, अभी तक हमने हिमालय के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब हमें जो पढ़ना है, अब हमारा टॉपिक है उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो इसको भी हमें कवर करना है। तो चलिए दोस्तों उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में जानते हैं। तो ये दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसके एक चित्र के द्वारा, तो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, तो इसको एक चित्र बना लेते हैं हम, उसके माध्यम से हम इसको समझेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा ये रीजन देखने के लिए मिलता है दोस्तों। ठीक है, तो कुछ हम इस प्रकार से बना लेते हैं ये आकृति। तो ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों, जो ये आपको देखने के लिए मिल रहा है ये है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और जो असम है, असम कहाँ से देखने को मिलता है, असम कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये असम हो गया। और यहाँ से आप देखो तो ये क्या है आपका, सॉरी दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या मिलता है, ये आपका दोस्तों है नागालैंड। कौन सा है, नागालैंड। ये कुछ इस प्रकार से नागालैंड है। और फिर इसके नीचे जाते हैं दोस्तों तो हमें देखने को मिलता है मणिपुर, और मणिपुर के नीचे मिजोरम। तो ये मिजोरम हो गया, और ये त्रिपुरा, और ये
मेघालय। तो मेघालय कहाँ है? तो मेघालय हमें कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाता है। तो ये हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। तो यहाँ पर हमें कुछ चोटियाँ भी ध्यान रखनी है, इसका विस्तार भी। तो जो हिमालय है दोस्तों, तो हिमालय का विस्तार कुछ इस प्रकार से है। हिमालय का विस्तार हम समझते हैं किस तरीके से। जो हिमालय है वो कुछ इस तरीके से विस्तार करता है, और हिमालय का जो विस्तार है कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि जो म्यांमार है, ये म्यांमार है, ये भारत है, भारत। तो भारत और म्यांमार के मध्य क्या है? हिमालय का विस्तार है। हिमालय पूर्व दिशा में गति कर रहा होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही अपना मोड़ परिवर्तित करती है, वैसे ही हिमालय अपना मोड़ दक्षिण पूर्व दिशा में कर लेता है। तो हिमालय की यदि स्थिति की बात करें दोस्तों, तो यहाँ से हिमालय की स्थिति आप समझ सकते हो। यहाँ से दोस्तों हम देखेंगे कि जो हिमालय की स्थिति है वो कहाँ पर है। तो हिमालय की स्थिति दक्षिण पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व दिशा में भारत और म्यांमार के मध्य उत्तर से दक्षिण दिशा में की ओर विस्तृत क्षेत्र। तो जो उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है ये कहाँ पर है? तो हिमालय के दक्षिण पूर्व दिशा में भारत व म्यांमार के मध्य, हिमालय के कौन सी दिशा में? दक्षिण पूर्व दिशा में भारत व म्यांमार के मध्य उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई विस्तृत श्रृंखला। तो यहाँ पर देख सकते हो ये दोस्तों पूरब है, और ये क्या है? पश्चिम, और ये उस ऊपर तरफ ये उत्तर है। तो देख सकते हो दोस्तों कि जो इसका विस्तार है हिमालय का वो दक्षिण पूर्व दिशा में, मतलब जब वो दक्षिण पूर्व दिशा में गति करता है तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर भारत और म्यांमार के मध्य ये श्रृंखला फैली हुई है। तो इस तरीके से देख सकते हैं उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में। तो कुछ यहाँ से हमें तथ्य जानने हैं। तो कौन कौन से तथ्य, पहले उनको जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है। तो यदि विस्तार की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद हम देखते हैं असम। तो असम में भी हमें इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। ये है नागालैंड, नागालैंड में भी हमें विस्तार देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद आता है मणिपुर। तो मणिपुर में भी हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है, और मिजोरम में भी इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। और त्रिपुरा, तो ये त्रिपुरा है, तो त्रिपुरा में भी हमें इसका विस्तार देखने के लिए मिलता है। तो इतने राज्यों में, 6 राज्यों में उत्तर पूर्वी पर्वतमाला का विस्तार है। तो ये विस्तार भी हमने देख लिया। अब यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब असम में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो असम में एक पहाड़ी मिलती है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर दोस्तों मिलती है डाफला। कौन सी पहाड़ी मिलती है? डाफला पहाड़ी देखने के लिए मिलती है। और थोड़े इसके इस तरफ ये मिरी पहाड़ी देखने के लिए मिलती है। और थोड़े इसके इस तरफ आओ तो ये अबोर, तो ये अबोर पहाड़ी देखने के लिए मिल जाती है। कौन सी? अबोर पहाड़ी देखने के लिए मिल जाती है। यदि हम मिस्पी की बात करें तो मिस्पी यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है। और जो पटकाई बम है ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सी? पटकाई बम। तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये 5 पहाड़ियाँ हैं जो अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने के लिए मिलती है। नागालैंड में कौन सी पहाड़ी है? तो नागालैंड में नागा पहाड़ी देखने के लिए मिलती है। और थोड़ी नीचे आए दोस्तों, यदि हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में हमें मणिपुर ही पहाड़ी देखने मिलती है। कौन सी? मणिपुर पहाड़ी देखने के लिए मिलती है। और नीचे आए मिजोरम में, तो मिजोरम में मिजो व कछार पहाड़ी की देखने के लिए मिलती है। तो मिजो व कछार पहाड़ी देखने के लिए कहाँ मिलती है? मिजोरम में मिलती है। तो ये कुछ पहाड़ियाँ हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर कुछ
झीलें हैं, जैसे लोकटक झील, ये कहाँ पर है? तो लोकटक झील हमें कहाँ देखने के लिए मिलती है? तो लोकटक झील के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हम कुछ क्लियर कर देते हैं जिससे हमें ज़्यादा समझ में आए। हाँ दोस्तों, जो लोकटक झील है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिलती है। ये कहाँ पर है? ये आपको मणिपुर में देखने के लिए मिलती है, लोकटक झील। तो लोकटक झील आपको कहाँ मिलती है? मणिपुर में देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा दोस्तों जो तामदिल झील है, तामदिल झील, तो तामदिल झील कहाँ पर है? तो तामदिल झील आपको कहाँ मिलती है? तामदिल झील आपको मिजोरम में देखने के लिए मिलती है। कहाँ पर? मिजोरम में देखने के लिए मिलती है। जो लोकटक झील है, इस पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये कौन सा नेशनल पार्क है? तो उसके बारे में भी जान लेते हैं। केबुल लामजाओ। तो जो तैरता हुआ जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है लोकटक झील पर, वो केबुल लामजाओ है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो इतना सब हमें उत्तर पूर्वी पहाड़ियों के बारे में पढ़ना था। इसके अलावा कुछ नदियाँ भी हैं, तो नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। अब नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो नदियों के बारे में उतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करना। ब्रह्मपुत्र, धनश्री, बराक और तिजू, ये कुछ 4-5 नदियाँ हैं जो यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। तो ये हमारा उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ भी कंप्लीट हो गया। तो हमने इस तरीके से उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के बारे में जान लिया। असम में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? असम में कोई भी पहाड़ी नहीं है दोस्तों, पहली बात ये ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी मिलती हैं? दाफला, मिरी, अबोरा, मिस्पी, पटकाईबुम। तो ये कुछ 5 पहाड़ियाँ हैं जो आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने के लिए मिलती हैं। नागालैंड में नागा पहाड़ी है, मणिपुर में मणिपुर पहाड़ी है और साथ में लोकटक झील है। और लोकटक झील पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ। ठीक है। इसके अलावा मिजोरम में मिजो और कछार पहाड़ियाँ हैं और साथ ही साथ तामदिल झील है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इसी के साथ हमारा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला भी कंप्लीट हुआ और हमने हिमालय का एक बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। जो हिमालय का एक बहुत बड़ा चैप्टर था, कौन सा था? उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बात करनी है उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान पढ़ते हैं हम। तो उत्तर भारत को दोस्तों हम कुछ चरणों में बांट कर पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों इसकी कुछ विशेषताएं, इसके जो फ्यूचर है उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इसका वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण करने के बाद हम इसका महत्व देखेंगे। तो ये 4 टॉपिक हमें उत्तर भारत के विशाल मैदान से कंप्लीट करना है। तो चलिए दोस्तों हम उत्तर भारत के विशाल मैदान को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य परिचय। तो इसकी स्थिति कहाँ है दोस्तों? स्थिति बताइए दोस्तों। यदि हम उत्तर भारत के विशाल मैदान की स्थिति की बात करें तो यह हिमालय के दक्षिण में, कहाँ पर? हिमालय के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर दिशा में है। कहाँ पर? उत्तर दिशा में विशाल मैदान है। ठीक है, विशाल। विशाल क्यों बोला दोस्तों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैदान है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण, तो आप खुद समझ जाएंगे कि ये कितना विशाल मैदान है। अब जो दोस्तों इसका निर्माण हुआ है
तो हमें कुछ इस तरीके से पेपर में भी लिखना है। इसका निर्माण कैसे हुआ? जो इसका दोस्तों निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ? सिंधु सतलुज ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से। नदी तंत्र से क्या होगा? नदी तंत्र में बहुत सारी नदियाँ आ जाती हैं। क्या होता है? नदी तंत्र में बहुत सारी नदियाँ आ जाती हैं जो इन 3 नदियों के नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं, और उनके जो जलोढ़ निक्षेप रहते हैं उनके द्वारा जो कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सब बहाकर लाए जाते हैं, अवसाद बहाकर लाए जाते हैं, उनसे इस मैदान का निर्माण हुआ है। अब इसके विस्तार की बात कर लेते हैं। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो विस्तार की यदि हम बात करें दोस्तों, तो हमें इसका विस्तार मुख्य रूप से कहाँ मिलता है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो इतने राज्यों में हमें क्या मिलता है? और असम। तो इतने राज्यों में क्या मिलता है हमें? उत्तर भारत के विशाल मैदान का विस्तार देखने को मिलता है। यह दोस्तों हमने सामान्य जानकारी को कवर कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं विशेषताएं। तो विशेषताएं क्या है इसकी? इसके जो फीचर हैं ये क्या है? तो अब हमें बात करनी है विशेषताओं की। तो पहली विशेषता है कि यह 7.5 लाख, कितना? 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और यहाँ पर भारत की 40% आबादी निवास करती है। क्या करती है? निवास करती है। यह 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, और यहाँ पर भारत की 40% आबादी निवास करती है। और जिसकी लंबाई है दोस्तों, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है? वो लगभग 3200 किलोमीटर के लगभग है। कितनी है? 3200 किलोमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? यदि हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो 150 से लेकर 300 किलोमीटर इसकी हमें चौड़ाई देखने के लिए मिल जाती है। अब हमें बात क्या करनी है? यह समतल होने के कारण यहाँ प्रवाहित नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो समतल होने के कारण, अरे मतलब कि मैदान समतल होने के कारण यहाँ जो प्रवाहित नदियाँ होती हैं वो अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं, और इससे क्या होता है? जनधन की हानि होती है। बाढ़ आती है तो क्या होता है? जनधन की हानि होती है, और लोगों को अपना प्रवास करना पड़ता है। लोगों को अपने ही स्थान से क्या करना पड़ता है? प्रवास करना पड़ता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जो हमने जानी कि 7.5 वर्ग लाख किलोमीटर में उत्तर भारत का विशाल मैदान फैला हुआ है, जहां भारत की 40% आबादी निवास करती है। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है, चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर है। यह समतल होने के कारण यहाँ भारत की अधिकतर नदियाँ अपना मार्ग परिवर्तित कर लेती हैं, जिससे लोगों को अपना प्रवास बदलना पड़ता है, और यहाँ पर जनधन की बहुत अधिक मात्रा में हानि होती है। अब हमें बात करनी है इसका वर्गीकरण। तो उत्तर भारत का वर्गीकरण, तो इसका वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। कौन कौन से? यदि हम इसके वर्गीकरण की बात करें दोस्तों, तो हमें वर्गीकरण 2 आधारों पर देखने के लिए मिलता है। पहला आधार है भू आकृति के आधार पर, भू आकृति के आधार पर, और दूसरा
प्रादेशिक आधार पर। यदि हम भू आकृति की बात करें तो भू आकृति पर हमें कौन कौन से क्षेत्र देखने के लिए मिलते हैं? भावर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान में कौन कौन से आते हैं? एक तो खादर और दूसरा बांगर, तो ये आते हैं। इसके अलावा जो प्रादेशिक विभाजन है इसमें हमें क्या देखने के लिए मिलता है? राजस्थान का मैदान, पंजाब हरियाणा का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये सभी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें ये सभी पाठ पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम उत्तर भारत का भू आकृतिक विभाजन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? भाबर, फिर उसके बाद तराई, फिर जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान में हम खादर और बांगर की चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भाबर। तो भाबर क्या है? तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बनता है, भाबर क्या है? तो जो शिवालिक गिरिपथ है उसमें शिवालिक गिरिपथ में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला क्षेत्र क्या है? भाबर है। इसका जो निर्माण है, निर्माण कैसे हुआ है? तो निर्माण के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो निर्माण हुआ है, जो हिमालय नदियां हैं, हिमालय नदियां उनके द्वारा अवसाद लाए गए। अवसाद में क्या लाया गया? अवसाद में बजरी, कंकड़, पत्थर, तो इनके कारण भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है। अब क्या होता है दोस्तों? अधिक पारगम्यता है इसकी। क्या है? अधिक पारगम्यता। अधिक पारगम्यता होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हमें भाबर के बारे में ध्यान रखनी है। और एक चीज़ और, यहाँ पर आप देखोगे दोस्तों, जो कृषि है समस्या देखने के लिए मिल जाती है। तो ये 3-4 बातें हैं जो हमें भाबर के बारे में ध्यान रखनी है कि शिवालिक गिरिपथ में सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत क्षेत्र, निर्माण हिमालय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों, बजरी, कंकड़, पत्थर आदि से हुआ। अधिक पारगम्यता होने के कारण यहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं और यहाँ पर कृषि समस्या देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर क्या हो रहा है? कृषि हेतु वनोन्मूलन हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है भाबर क्षेत्र में। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों तराई की। तो तराई में क्या है? तराई वाले रीजन में क्या है दोस्तों? यदि हम तराई की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पर है दोस्तों? भाबर के दक्षिण में 20 से लेकर 30 किलोमीटर चौड़ाई में फैला क्षेत्र। कितने किलोमीटर? 20 से लेकर 30 किलोमीटर चौड़ाई में फैला क्षेत्र। ये हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? तराई वाले रीजन में मिलता है। अब जो इसका निर्माण है कैसे हुआ? तो निर्माण यदि हम बात करें तो जो हिमालय नदियाँ हैं,
नदियाँ, इनके द्वारा कुछ महीन अवसाद लाए गए। सेडिमेंट, अवसाद को हम इंग्लिश में सेडिमेंट बोलते हैं। अब कौन कौन से अवसाद थे? तो रेत और चिकनी मिट्टी। कौन कौन से? रेत और चिकनी मिट्टी। तो ये अवसाद हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर क्या, निम्न पारगम्यता देखने के लिए मिलती है, जिस कारण से नदियाँ पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। यहाँ पर क्या होती है? निम्न पारगम्यता होती है और नदियाँ पुनः दृश्यमान हो जाती हैं। यह एक दलदली क्षेत्र है। ठीक है, तो ये बातें हमें तराई वाले रीजन की ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हमने तराई वाले क्षेत्र को भी कंप्लीट कर लिया। अब हमें बात करनी है दोस्तों खादर क्षेत्र की और इसके बाद बांगर क्षेत्र की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बांगर रीजन की। तो बांगर रीजन की क्या क्वालिटी है बताइए दोस्तों। तो जो बांगर क्षेत्र है, बांगर क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित ऊंचे मैदान है। क्या है? जो बांगर क्षेत्र है ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित ऊंचा भाग है। क्या है? ऊंचा भाग है। तो ये बात आपको बांगर के बारे में ध्यान रखनी है। और यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, कृषि के लिए उपयोगी नहीं है। ये बातें आपको बांगर के बारे में ध्यान रखनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है। चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है। तो हमने दोस्तों बांगर भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं खादर क्षेत्र की। तो खादर क्या है? तो जो खादर क्षेत्र है दोस्तों, ये नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित क्षेत्र है। क्या है? ये नवीन जलोढ़ मिट्टी द्वारा निर्मित क्षेत्र है। और यहाँ पर क्या होता है, बाढ़ के कारण प्रतिवर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता रहता है और यह कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है। क्या है? उपजाऊ भूमि है। तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है। तो बस हो गया दोस्तों, हमारा खादर बांगर भी हमने कंप्लीट कर लिया। और इस तरीके से दोस्तों हमने उत्तर के विशाल मैदान का भू आकृतिक विभाजन कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या बात करनी है दोस्तों? तो दोस्तों अब हम बात करते हैं राजस्थान का मैदान, जो हमारा प्रायद्वीपीय मैदान है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भाग पढ़ना था हमें। तो प्रायद्वीपीय मैदान का सबसे पहले क्या होता है, राजस्थान का मैदान। ठीक है, तो इसकी स्थिति कहाँ है? तो इसकी स्थिति की बात करें, तो इसकी स्थिति की बात करें हम, तो अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में, के पश्चिम में 1,75,000 वर्ग किलोमीटर
क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये अरावली पहाड़ियों के पश्चिम में 1,75,000 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका जो निर्माण हुआ है, निर्माण कैसे हुआ है दोस्तों? यदि हम इसके निर्माण की बात करें दोस्तों, तो इस भाग का निर्माण, इसके एक भाग का निर्माण समुद्र के पीछे हटने के कारण हुआ है। कैसे हुआ है? इसके एक भाग का निर्माण समुद्र के पीछे हटने के कारण हुआ है और इसका एक बड़ा हिस्सा मरुस्थल बन चुका है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है दोस्तों। अब यहाँ पर जो मुख्य झील है कौन सी है? तो मैंने अभी आपको बताया, जो यहाँ की मुख्य झील है कौन सी है? सांबर झील है। इसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है? यहाँ पर कुछ फसलें भी हैं। यहाँ पर मोटे अनाज की फसल है। ठीक है, मोटे अनाज की फसलें बोई जाती हैं। कौन कौन सी फसलें हैं? ज्वार, बाजरा। कौन कौन सी? ज्वार और बाजरा। ये मुख्य रूप से मोटे अनाज की फसलें हैं जो बोई जाती हैं। पश्चिमी भाग में जो थार मरुस्थल है, यहाँ पर पश्चिमी भाग में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है थार। यह विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो ये बात अभी आपको ध्यान रखनी है। ये सब हमने राजस्थान हिमालय के बारे, राजस्थान का मैदान के बारे में जाना। अब हम पंजाब व हरियाणा के मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। तो दूसरा हमारा कौन सा है? पंजाब हरियाणा का मैदान। तो चलिए दोस्तों, पंजाब हरियाणा के मैदान को हम जान लेते हैं। तो पंजाब हरियाणा के मैदान में हमें सबसे पहले जानना है इसकी स्थिति। तो जो इसकी स्थिति है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो हम इसकी स्थिति की बात करें दोस्तों, तो यह मुख्य रूप से उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है। कौन सा भाग है? उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है, जो सिंधु नदी तंत्र से के निक्षेप पहुंचा। सिंधु नदी तंत्र के निक्षेपों से बना है। तो जो इसकी स्थिति है, ये उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है और जो सिंधु नदी तंत्र के निक्षेपों से बना है। तो सिंधु नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो सिंधु नदी तंत्र में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, तो ये सभी नदियाँ पंजाब हरियाणा से होकर गुजरती हैं। तो इनके जो निक्षेप हैं, इनके जो जड़ोल हैं, ये यहाँ पर बह गए और यहाँ पर क्या अवसादों के रूप में लेके आए? मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बजरी, ये सभी यहाँ पर बिछा गए, जिस कारण से इस मैदान का निर्माण हुआ है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो जो मालवा का मैदान है, मालवा का मैदान वो इसी का हिस्सा है। मालवा का मैदान इसी का हिस्सा है। क्या है दोस्तों? मालवा का मैदान इसी का हिस्सा है। और जो यहाँ की फसलें हैं, फसलों की बात करें दोस्तों, तो फसलें मुख्य रूप से यहाँ पर गेहूँ और धान है। कौन सी? गेहूँ और धान। तो ये दो फसलें मुख्य रूप से यहाँ पर बोई जाती हैं। और गेहूँ के लिए हरित क्रांति भी आई थी। कौन सी क्रांति आई थी? हरित क्रांति। तो ये सब हमने पंजाब हरियाणा मैदान के बारे में जाना। अब हमें बात करनी है दोस्तों गंगा के मैदान के बारे में। तो तीसरा हमारा कौन सा मैदान है?
गंगा का मैदान। कुछ दिक्कत जा रही है दोस्तों, 1 मिनट रुकना। गंगा का मैदान। ठीक है, तो गंगा के मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। इसका जो विस्तार है दोस्तों, कहाँ पर है? यदि हम दोस्तों इसके विस्तार की बात करें तो ये मुख्य रूप से यूपी, पश्चिम बंगाल और बिहार, यहाँ पर क्या है इसका विस्तार है। इसका जो निर्माण हुआ है, जो इसका निर्माण हुआ है दोस्तों, वो गंगा नदी तंत्र के निक्षेपों से हुआ है। किससे हुआ है? गंगा नदी तंत्र के निक्षेपों से हुआ है। यह सघन आबादी वाला क्षेत्र है। क्या है? सघन आबादी वाला क्षेत्र है। ये बात ही आपको ध्यान रखनी है, सघन। इसके अलावा दोस्तों, ये भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। क्या है? उपजाऊ क्षेत्र है। और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में हम? यहाँ पर कुछ नदियाँ हैं, नदियों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। नदियाँ कौन सी हैं? गंगा, यमुना, गंडक, सोन, कोसी, ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर कुछ धार्मिक शहर भी हैं, धार्मिक महत्व के शहर हैं। कौन कौन से हैं? प्रयागराज, बनारस। और क्या देखने के लिए मिलता है? बस। अब पर्यटन क्षेत्र भी हैं। पर्यटन कौन से हैं? कानपुर, आगरा। अब आर्थिक शहर भी हैं जहाँ पर आर्थिक ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। दिल्ली, नोएडा। तो ये कुछ आर्थिक शहर भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इतना सब हमें गंगा के मैदान के बारे में जानना है। तो जो हमने जान लिया है, अब इसको आप हैंड राइटिंग नोट्स में लिख सकते हो। इतना सब कुछ 5 नंबर का भी क्वेश्चन आया तो लिख सकते हो। 5 नंबर से ऊपर का क्वेश्चन नहीं आ सकते इनमें। अब हमें बात करनी है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो चलिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करते हैं। के मैदान की बात करते हैं अब हम, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो चलिए ब्रह्मपुत्र का मैदान लिख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में क्या लगेंगे कि यह हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत व शिलांग, जो मेघालय की राजधानी है, के पठार के मध्य स्थित है। कहाँ पर है? यह हिमालय पर्वत व शिलांग के पठार के मध्य स्थित है। इसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है? निर्माण की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के अंतर्गत जो नदियाँ आती हैं उनके कारण इसका निर्माण हुआ है। कौन कौन सी आती हैं? मानस, लोहित, दिबांग। इन सभी नदियों के कारण ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण हुआ है। और हमें क्या बात इसके बारे में ध्यान रखनी है
तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। कौन सा है? माजुलू है। इसके अलावा दोस्तों काजीरंगा व मानस राष्ट्रीय उद्यान है। मानस राष्ट्रीय उद्यान है। इस तरीके से दोस्तों हमने उत्तर भारत के विशाल मैदान को कंप्लीट कर लिया है। क्या किया है? उत्तर भारत के विशाल मैदान को कंप्लीट कर लिया है। तो कल की क्लास में हम प्रायद्वीपीय भारत के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यदि वीडियो अच्छा लगा है और आपके नॉलेज का है तो इसे लाइक कीजिए, और अपने सभी मित्रगण, जो आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेशनशिप में हैं, और जो आपके फैमिली मेम्बर हैं, उनके साथ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।